अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 4 सेल साइकिल उसके टॉपिक 3 को डिस्कस करने वाले हैं, मियोसिस को। हमने माइटोसिस में तो देखा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन में, और जो सिंगल पेरेंट में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो सेम टू सेम आगे सेल में उनका जो भी नेक्स्ट डॉटर सेल होता है उसमें सेम टू सेम क्रोमोसोम्स की तादाद आ जाती है। बट मियोसिस में ये होता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब इसमें दो जब पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो हाफ क्रोमोसोम की तादाद मेल पेरेंट से आएगी और हाफ जो है वो फीमेल पेरेंट से आएगी। तो इस प्रोसेस को हम मियोसिस का नाम देंगे। इसको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। It is the type of cell division in which each daughter cell receives half of the number of chromosomes as compared to parent cell. अब वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है, उसके पास ये दो हैं सेल, ठीक है, ये मेल है, ये है फीमेल। इन दोनों से मिलके जो डॉटर सेल बनेगा उसके पास क्रोमोसोम की तादाद आएगी। अब फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन हैं तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स की तादाद होती है ना, 23 पेयर्स होती हैं। अब 23 क्रोमोसोम्स इधर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स इधर से आएंगे, और 23 का पेयर बन गया तो 46 हो जाएंगे। अगर हम सिंगल काउंट करें तो 23 और 23 46 हो जाएंगे। मतलब कि उस अकेले में ना तो मेल इन्वॉल्व था ना फीमेल इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो दोनों से ही उसने क्या किया ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव किए। इन मियोसिस अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 4 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। हमने माइटोसिस में पढ़ा कि जो एक पेरेंट होता है वो 2 डॉटर सेल बनाता है, जबकि मियोसिस में एक जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल होता है वो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बना देता है। अब ये 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल जो हैं वो एक ही फेज में नहीं हो जाते। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो फेज होंगे, उनमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। इनकी मैं आपको इमेज भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मियोसिस 1 के फेजेस है ना। ये देखिए मियोसिस 1 में जब टीलोफेज 1 आएगा तो इसमें डॉटर सेल्स 2 है ना, ये मियोसिस 1 के फेजेस है। जब हम मियोसिस 2 में जाएंगे, ये देखें उन 2 सेल्स को हमने आगे जब मियोसिस 2 में लेके जाना है तो उसी तरह सारे फेजेस चलते जाएंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकिनेसिस। तो एंड पे कितने डिप्लॉयड सेल बन गए? 4 हैप्लॉयड सेल बन गए, ठीक है। किससे? एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनाने का प्रोसेस मियोसिस कहलाता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। वो कहते हैं डिप्लॉयड वो होगा जिसमें क्रोमोसोम्स की जो तादाद होगी या जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्स की शक्ल में होंगे, जोड़ों की शक्ल में होंगे। While haploid means the cells with half number of chromosomes, cells with no pairs of chromosomes. वो कहते हैं कि हैप्लॉइड का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स जो होंगे उनकी हाफ तादाद होगी। अब इसमें डिप्लॉइड में तो पेयर्स होंगे ना, डिप्लॉइड मतलब कि 2, डबल, तो डबल होंगे, डबल का मतलब पेयरिंग में होंगे। हैप्लॉइड में उसकी पेयरिंग नहीं होगी और उनके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो जोड़ों के बगैर होंगे। अब हम देख लेते हैं कि मियोसिस के फेजेस कौन कौन से हैं। Meiosis was discovered in 1876 by German biologist Oscar Hartwig. अब जब फ्लेमिंग था उसने माइटोसिस का फेजेस बताए थे ना, जबकि मियोसिस के जो फेजेस हैं वो किसने डिस्कवर किए, कौन से बायोलॉजिस्ट ने? जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स। हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि उसकी एक डिवीजन होती है और उसके फेजेस होते हैं 4, जबकि इसमें डिवीजन्स जो होंगी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो होंगी। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज होगा। मियोसिस 2 में भी जो है ये, इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेजेस होंगे। इन दोनों में ही ये सारे फेजेस होंगे। तो क्या होगा, स्टार्ट एक सेल से होगा जबकि बनेंगे कितने? 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1, the homologous chromosomes in diploid cells separates and so 2 haploid daughter cells are produced. मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में कि एक डिप्लॉयड सेल जो होता है वो सेपरेट होता है। डिप्लॉयड सेल सेपरेट होने के बाद 2 डॉटर सेल्स में, ये देखें ये क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है। एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस में क्या करेगा, मियोसिस 1 में 2 सेल्स हैप्लॉयड बना देगा। समझ आ गई?
इट इज सब डिवाइडेड इंटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब उसने कहा म्योसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा और टेलोफेज 1 होगा। अब हम देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज 1, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमाटिन कंडेंसेस एंड टेक द शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमाटिन थोड़ा कंडेंस होता है, थिक होता है और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेता है। इस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब जो हर क्रोमोसोम है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए उसके पास म्योसिस से पहले ही रेप्लिकेट हुआ होता है। रेप्लिकेट का मतलब है कि उसने पहले ही अपनी कॉपी तैयार की होती है। अब देखें प्रोफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स और ये क्रोमोसोम्स की तादाद ये नज़र आ रहा है ना सारा कुछ, कि ये वाला स्टार्ट कहाँ से हुआ, कि ये सेंट्रोसोम था, न्यूक्लियोलस था, क्रोमाटिन जो है वो थोड़ा थिक में पार्ट में था, तो उसके बाद उसने क्या किया, प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर ली। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर। होमोलोगस का मतलब होता है कि एक जैसे जो क्रोमोसोम्स होंगे, एक जैसे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हरकत करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दे पेयर अप इन प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। उन जोड़ों की शक्ल में जब वो बनते हैं तो उसको हम सिनेप्सिस का नाम देंगे। इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड टेट्राड। वो कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर पेयर जो होगा वो टेट्राड कहलाएगा। टेट्राड क्यों कहलाएगा, अब देखिए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हुई है। अब एक क्रोमोसोम जो होगा उसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड है ना, आप ये देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास कितने सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है एक क्रोमोसोम है, ये वाला दूसरा क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम के पास कितने सिस्टर क्रोमाटिड हुए, 4 सिस्टर क्रोमाटिड हुए। तो जब 4 सिस्टर क्रोमाटिड होंगे तो उस शक्ल को हम टेट्राड का नाम देंगे। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड टुगेदर। वो कहते हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जिप्ड हो जाते हैं, वो एक्स शेप बना देते हैं, उसको हम क्याजमेटा का नाम देते हैं। ईच क्याजमेटा इज द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। जो क्याजमेटा होती है ये क्रॉसिंग ओवर की एक साइट होती है, क्रॉसिंग ओवर करवाने की जगह होती है। एक्सचेंज ऑफ पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो पोर्शंस होते हैं उनकी एक्सचेंज होती है, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपनी पोर्शंस को चेंज कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो होती है इससे जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी रिकम्बिनेशन भी हो सकती है। अब ये देखिए, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, उसके बाद उसने क्या किया, इस क्रोमोसोम के इस क्रोमाटिड ने और इस क्रोमाटिड ने क्या किया, आपस में क्रॉसिंग ओवर कर ली। ठीक है, अब इसने ये क्या किया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर की हुई है, और ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर वाली साइट को हमने क्या नाम दिया था, क्याजमेटा का नाम दिया था। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो पोर्शंस होते हैं उनकी एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल रिकम्बिनेशन होता है वो हो रहा होता है। अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। वो कहते हैं कि प्रोफेज 1 के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो माइटोसिस के प्रोफेज से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। द न्यूक्लियोली डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेल्व ब्रेक्स। कि जो न्यूक्लियोली होता है वो गायब हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेल्व जो इसके इर्द गिर्द गुलाब सा होता है वो टूट जाता है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट यानी मुखालिफ कुतबीन की तरफ चले जाते हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जिससे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेटाफेज 1। द टेट्राड्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर अलाइन अलोंग द इक्वेटर। कि जो टेट्राड्स हमने क्या पढ़ा था कि जो 4 क्रोमाटिड्स होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। ये देखिए हमने पढ़ा कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हुई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके सिस्टर क्रोमाटिड आपस में ये क्रॉस ओवर कर लिया उन्होंने। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम्स होंगे उन्होंने अपने आप को किस पे अलाइन कर लिया, इक्वेटर के ऊपर उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन कर लिया। इन दिस वे, इस तरह दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट। अब उन्होंने जो अलाइन किया हुआ है वो प्लेट जो बना रहे हैं उसको मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। मेटाफेज प्लेट ऑफ मेयोसिस 1, 2 स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच्ड विद 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो वो कहते हैं उनकी जो 2 स्पिंडल फाइबर्स होती हैं दोनों पोल्स की तरफ से वो क्या करती हैं, वो अटैच हो जाती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर के साथ। अब नेक्स्ट आ जाता है एनाफेज 1। ई स्पिंडल फाइबर अटैच विद अ सिंगल क्रोमोसोम।
वो कहते हैं कि हर स्पिंडल फाइबर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, पुल्स टुवर्ड द पोल, उसको पोल की तरफ खींच रहा होता है, उसको कुतुबीन की तरफ खींच रहा होता है। इन दिस वे द पेयर्ड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, उनके क्रोमाटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें एनाफेज 1 का जो प्रोसेस होगा, मेटाफेज 1 में तो हमने ये देखा ना कि जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने अलाइन किया हुआ है मेटाफेज प्लेट में, ये वाली, ये प्लेट क्या कहलाएगी, मेटाफेज प्लेट में उन्होंने अलाइन किया हुआ है। अब जो उन्होंने कहा कि बोथ साइड पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, पुल करेंगे, और इनके जो क्रोमाटिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें ये डबल फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे उन्होंने जब खींचा, उस पर प्रेशर डाला, तो ये क्या हो गए, एनाफेज 1 में अलग अलग हो गए। ठीक है, अब अलग अलग होने के बाद वो क्या कहते हैं कि वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल एंड अदर ऑपोजिट ऑफ पोल। अब देखें एक जो है वो एक पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। सो टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। तो जो क्रोमोसोम्स के दो हैप्लॉइड सेट्स होते हैं वो बन जाते हैं। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स टू सिस्टर क्रोमाटिड। तो हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है टीलोफेज 1। स्पिंडल फाइबर्स डिस्पियर एंड न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प इज मेड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। तो कहते हैं कि टीलोफेज 1 में क्या होता है कि स्पिंडल जो हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द बन जाता है। ये देखें, अब इसमें उसने क्या किया, खींच लिया, कुतुबीन की तरफ चले गए। अब इसके अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियर इन्वेल्प जो न्यू है वो बन गया इसके इस हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये वाले, ये क्या हो गए, ये धागे धागे से ये जो नज़र आ रहे हैं ये गायब हो गए। इनको हमने क्या नाम दिया था, स्पिंडल्स का। न्यूक्लियस आल्सो रिफॉर्म्स ड्यूरिंग टीलोफेज 1। न्यूक्लियस वो कहते हैं दोबारा टीलोफेज 1 में बनता है। द क्रोमोसोम्स अनकॉइल, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं। जो उन्होंने कॉइलिंग की होती है ना एक दूसरे के इर्द गिर्द, जिपिंग की होती है, वो क्या होते हैं, अनकॉइल हो जाते हैं इनटू क्रोमाटिन। क्रोमाटिन की शक्ल में हो जाते हैं। क्रोमाटिन हमने क्या पढ़ा था, धागों की शक्ल का इस तरह का कंडेंस सा मटेरियल होता है। ठीक है, इस तरह का। साइटोकिनेसिस अकर्ड। साइटोकिनेसिस हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म की जो तकसीम है वो वकुपजीर होगी और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। साइटोकिनेसिस होने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। ये तो था यहाँ तक मियोसिस 1 के फेजेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मियोसिस 2 के फेजेस। अब के मियोसिस 2 में क्या क्या होता है। मियोसिस 2 क्लोजली रिजेंबल्स माइटोसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। अब मियोसिस वो कहते हैं वो भी माइटोसिस की तरह ही होती है, इसके भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इन प्रोफेज 2 द न्यूक्लियरली एंड न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर। अब उसमें भी, इसमें भी हमने देखा ना कि न्यूक्लियरली और न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब कि जो उसके गिर्द गिलाफ सा होता है वो भी गायब हो जाता है और न्यूक्लियरली भी गायब हो जाता है। एंड द क्रोमाटिन कंडेंसेस। क्रोमाटिन हमने पढ़ा कि धागों की शक्ल का जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है। सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स। जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं, पोल्स की तरफ चले जाते हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। ठीक है, अब प्रोफेज 2 में हम देख लेते हैं। ये देखिए प्रोफेज 2 में क्या हुआ कि न्यूक्लियरली भी गायब हो गया। ठीक है, और स्पिंडल्स हमें नजर आ रहे हैं, और क्रोमोसोम्स के ये जो 2 सेट्स हैं ये 2 क्या है, हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं। During metaphase 2, spindle fibers attach to the kinetochores of chromosomes, aligning them at the cell's equator. अब ये देखिए मेटाफेज 2 में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लिया। ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर उन्होंने अपने आप को ये एक अरेंजमेंट में, यानी एक सीधी तरतीब में अपने आप को तरतीब दे लिया। इन एनाफेज 2, spindle fibers pulled sister chromatids apart toward opposite poles. अब ये देखिए ये जो एनाफेज 2 का प्रोसेस होगा, अब यहाँ पे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो अलग अलग हो गए। सिस्टर क्रोमाटिड्स जो अलग अलग हुए उन्होंने क्या किया, अपने आप को पोल्स की तरफ खींच लिया। इसने इसकी तरफ, ये इस पोल की तरफ खींचा गया, ये वाला इस पोल की तरफ खींचा गया, ये वाला इस पोल की तरफ खींचा गया, तो ये ऑपोजिट पोल्स में क्या हुए, खींचे गए। Finally, in telophase 2, chromosomes uncoil back into chromatin, nuclear envelop, nucleolus reforms, and cytokinesis occur. This results in the formation of 4 daughter cells, each with half number of chromosome. यहाँ पे क्या हुआ, टीलोफेज हुई, साइटोकिनेसिस हुई। साइटोकिनेसिस होने के बाद वो क्या हुआ, उनके अंदर वो जो भी ये फाइबर्स थे ये भी
गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। ये जो न्यूक्लियोली थे ये भी डिसअपियर हो गए। ये क्या हुआ, इनकी दोबारा से अनकॉइलिंग वगैरह होगी और ये इनके जो सेल्स हैं डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। साइटोकिनेसिस के बाद कितने डॉटर सेल्स बन गए, 4 बन गए, 1 2 3 4। ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। एक डिप्लॉइड सेल से जो मियोसिस 1 का फेज था उसमें टू सेल बने थे। अब 2 सेल से हमने यहाँ पे मियोसिस 2 का फेज स्टार्ट कर लिया 2 सेल्स से। तो फिर ये 2 सेल्स से आके कितने सेल्स हो गए, 4 सेल्स। तो ये मियोसिस का प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल होता है। मियोसिस 1 पे मुकम्मल नहीं होता, मियोसिस 2 पे जाके मुकम्मल होता है। इसमें 2 फेजेस आते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के। अब जैसे हमने माइटोसिस की अहमियत पढ़ी थी, इसी तरह मियोसिस की भी सिग्निफिकेंस है, इसकी भी अहमियत है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम्स की तादाद को मुतवाजन रखता है, मेंटेन रखता है। इन एनिमल स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो अभी इंसानों के रिप्रोडक्शन करने वाले अज़ा होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। वो उनमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो मियोसिस के अंडर जाते हैं, डॉटर सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। अब देखें गैमेट्स क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, मतलब कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो स्पर्म सेल्स भी गैमेट्स हैं ना, ये मेल गैमेट्स हैं। जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एग सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं वो गैमेट्स कहलाएंगे एनिमल्स की फॉर्म में। हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद नो पेयर्स। अब देखें कि उनके पास क्या होगा, जो मेल से आएगा गैमेट उसके बाद भी क्रोमोसोम्स की हाफ तादाद होगी, जबकि जो फीमेल से आएगा गैमेट उसके पास भी हाफ तादाद होगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मैंने आपको बताया कि स्पर्म और एग सेल आपस में मिलेंगे जॉइन टू मेक द फर्स्ट सेल, जो वो जाइगोट बनाएंगे, फर्स्ट सेल बनाएंगे और उससे न्यू जनरेशन बन जाएगी। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिस्टोर्ड इन जाइगोट। वो कहते हैं क्रोमोसोम्स की जो ओरिजिनल तादाद होगी, जो असली तादाद होगी, वो क्या होगी, जाइगोट के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, स्टोर के अंदर जाइगोट के अंदर जखीरा कर दी जाएगी। इट अंडरगोज माइटोसिस मैनी टाइम्स। वो कहते हैं कि इससे बहुत बार माइटोसिस होगी, डिवेल्प इनटू अ न्यू एनिमल, तो जिससे एक नया जानदार बन जाएगा। अब ये तो हमने एनिमल्स में पढ़ ली थी। इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स इन फ्लावर्स अंडरगो मियोसिस। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत से जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फूलों के अंदर, वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। द डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। अब जो डॉटर सेल्स होंगे वो स्पोर्स कहलाएंगे। उनके पास भी हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद होगी। फ्लावर्स में भी, अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी तो फ्लावर्स में पार्ट होते हैं ना, मेल और फीमेल पार्ट होता है, जैसे कार्पल और वो ओवरी वगैरह जो होती है। अब फूल के भी तो हिस्से होते हैं ना, उसके 4 घेरे होते हैं, उसमें मेल पार्ट भी होता है, स्टेमन, कार्पल, ये मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं। उनके अंदर भी क्या होती है, मियोसिस होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी। These spores grow into new generation inside flowers. ये स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये नई जनरेशन में ग्रो हो जाते हैं। दिस जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब ये जनरेशन किससे बनती है, माइटोसिस के जरिए बनती है। द गैमेट्स ज्वाइन टू मेक जाइगोट। ये गैमेट्स क्या करती हैं, ये जाइगोट बनाते हैं विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिससे क्रोमोसोम्स की तादाद बन जाती है। द जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस के अंडर जाता है और उससे नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट है सेकंड इंपॉर्टेंस, सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की। मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन और क्रोमोसोम्स। कि क्रॉसिंग ओवर के जरिए न्यू कॉम्बिनेशंस जीन्स के बनते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ईच क्रोमोसोम इन गैमेट्स कैरीज अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। अब देखिए क्रोमोसोम्स की जब क्रॉसिंग ओवर होगी, अब उसके अंदर जो जीन्स वगैरह होंगे वो भी तो चेंज होंगे ना, उनकी खसूसियात भी चेंज होंगी। तो वो जब उनकी खसूसियात चेंज होंगी, क्रोमोसोम्स के ऊपर उनका जो काम भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा। व्हेन डाइवर्स गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट कंबाइन। वो कहते हैं कि जब ये दोनों गैमेट्स जो हैं दोनों पेरेंट्स से आने वाले जुड़ते हैं, द रिजल्ट जाइगोट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब देखें कुछ खसूसियात जो बाप वाली होंगी, कुछ खसूसियात माँ वाली होंगी, मतलब कि कुछ मेल वाली होंगी, कुछ फीमेल वाली होंगी। जब दोनों ही खसूसियात मिलेंगी तो जो आगे उनकी जनरेशन बनेगी उसमें मुख्तलिफ होंगी उनकी खसूसियात, उनके जो भी आगे डॉटर सेल बनेगा। इन दिस फेज द मियोसिस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशंस। तो जिसकी वजह से ये आबादियों में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है इसको कंट्रीब्यूट कौन करता है, मियोसिस करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।
अब देखिए वो कहते हैं कि सेल ऑफ पेरेंट्स विद होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखिए कि पेरेंट्स के जो सेल्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ हैं, आगे म्योसिस हुई तो उनके गैमेट्स ने, ये देखें ठीक है, उनके गैमेट्स ने आगे क्रोमोसोम्स के भी सिस्टर क्रोमैटिड्स बना दिए और नेक्स्ट क्या बन गए, मतलब कि जो एक पेरेंट के साथ, एक पेरेंट के अंदर जितनी क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी उसमें आ गई ना, लेकिन फुल एक पेरेंट से नहीं आई, हाफ एक पेरेंट से आई है और हाफ एक पेरेंट से आई है, मतलब कि दोनों पेरेंट्स से हाफ हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद आई है, तो जाके उनकी जनरेशन की, मतलब कि ये हैं पेरेंट्स, ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल से हाफ आए मेल से हाफ आए, तो आगे जो उनका डॉटर सेल बना उसमें मुकम्मल शो हो रहे हैं जितने उसके पेरेंट्स के अंदर थे। तो ये क्या कर रहा है, म्योसिस की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। अब वो कहते हैं कि म्योसिस में एरर भी हो सकते हैं, अब म्योसिस में गलतियां भी हो सकती हैं। ड्यूरिंग म्योसिस 1 क्रोमोसोम्स सेपरेट, वो कहते हैं म्योसिस 1 का जब प्रोसेस होता है तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अलग होते हैं म्योसिस 2 में, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। अब म्योसिस 1 में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं जबकि म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। तो जब म्योसिस 1 में क्रोमोसोम्स अलग होंगे, म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे, तो इस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन का नाम देंगे। समटाइम्स वो कहते हैं कि नॉन डिसजंक्शन अकर्स हो जाती है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन होती है या सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो सेपरेशन होती है वो नहीं हो पाती। जब नहीं होगी तो उस प्रोसेस को हम नॉन डिसजंक्शन का नाम देंगे। ड्यू टू इट डॉटर सेल्स रिसीव मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वो देखें क्रोमोसोम जब सेपरेट होने हैं तो वो नेक्स्ट उतने ही अपनी जनरेशन में जाएंगे ना जितने पेरेंट्स में थे म्योसिस 1 और 2 में, सिस्टर क्रोमैटिड्स उतने ही जाएंगे जितने पेरेंट सेल में थे। तो जब नॉन डिस्टिंक्शन का प्रोसेस हुआ कि क्रोमोसोम भी सेपरेट ना हुए या सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट ना हुए, तो जब सेपरेट ही ना हुए तो नेक्स्ट सेल में तो नहीं ना जाएंगे। फिर ऐसे होगा कि एक सेल में ज़रूरत से ज़्यादा चले गए, दूसरे सेल में बिल्कुल भी नहीं गए, तो इस वजह से उनके अंदर कोई ना कोई एरर आ सकता है। इफ़ सच गैमेट्स फ्यूज, तो कहते हैं कि फिर इस तरह के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो जाइगोट रिसीव्स, जो जाइगोट होगा वो एबनॉर्मल सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मल तादाद को रिसीव कर लेगा। इफ सच जाइगोट डिवेल्प्स, वो कहते हैं इस तरह का जाइगोट जो वो डिवेल्प होगा तो रिजल्टिंग ऑफ सफरिंग, जो उसकी जनरेशन बनेगी, सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो उसको बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स यानी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।